डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। बड़ी संख्या में लेकर आए लोगों की समस्याओं के निस्तारण के सीएम योगी ने दिए निर्देश। कानपुर किडनी कांड में बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनामी डॉक्टर अली का कोर्ट में सरेंडर। किडनी कांड में अब खुल सकता है बड़ा राज। बस्ती में मासूम को जलते तंदूर में फेंका, शादी समारोह में कैटरिंग ठेकेदार ने पार की क्रूरता की हद। बार बार रसगुल्ला मांगने पर जलते तंदूर में फेंका, गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा मासूम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्यवाही करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिकारक समाधान सुनिश्चित कराया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कहा कि घबराइए मत, सरकार आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी। शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी बातें सुनी, उनके प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लेकर उसका अवलोकन कर समस्या शिकायत का संज्ञान लिया। फिर अलग अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संबर्धित और हस्तगत किया। साथ ही निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह शुक्रवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश किया कि जो भी जरूरतमंद है, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध कराएगी। कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या मुख्यमंत्री को बताई। इस पर सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान आवास उपलब्ध कराने को संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी पात्र लोग पक्के आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मंदिर में 15 नए अर्चकों की नियुक्ति की गई है। ये सभी अर्चक पिछले 3 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मार्गदर्शन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अब प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन बटुकों को मंदिर परिसर में सेवा का अवसर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन्हें राम मंदिर परिसर के परकोटे समेत कुल 16 मंदिरों में तैनात किया जाएगा, जहां ये सहायक पुजारी के रूप में दैनिक पूजा पद्धति में सहयोग करेंगे। 3 वर्षों तक चले विधिवत प्रशिक्षण के बाद ये अभी अर्चक पूरी तरह तैयार है और लगभग अलग अलग मंदिरों में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रस्ट का यह कदम न केवल पूजा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। पुजारी को भर्ती तो नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ के कम से कम 14-15 बच्चे जो है, एक राम निवास करके स्थान है, वहाँ पिछले 3 वर्ष से वो लोग वहाँ के पूजन अर्चन सब विधियाँ सीख रहे थे। सीखते सीखते योग्य हो गए हैं। उन बच्चों को पुनः, क्योंकि मंदिर में जाते आते रहे और पुनः उनको ठीक से हो, इस प्रकार से उनके पाठ्यक्रम एक प्रकार से सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। इसको भर्ती तो नहीं बोलेंगे, उन बच्चों को नवीनीकरण हो गया है, इतना बोलना पड़ेगा। गौवंश को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान का होगा आगाज। 27 अप्रैल को पहला गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा और इसके बाद ये आंदोलन 3 चरणों में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगा। पहले चरण में 27 अप्रैल को देश भर में गौ प्रेमी अपनी तहसील, ब्लॉक और अनुमंडल अधिकारियों को अपने ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरे चरण में 27 जुलाई को जिला कलेक्टर के माध्यम से और तीसरे चरण में 27 अक्टूबर को राज्य सचिव के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। अभियान की 4 बड़ी मांगे हैं: गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा, केंद्रीय गौ सेवा कानून व मंत्रालय का गठन और गौचर बोर्ड व चारा सुरक्षा नीति लागू करना। इस कार्यक्रम में आरएसएस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अभियान की प्रधान संरक्षक वेदल शर्मा गोमाता और अध्यक्ष नंदी बाबा हैं। आयोजकों ने साफ कहा है कि इस मुहिम के लिए किसी भी तरह का दान या चंदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अभियान को लेकर के गुरुदेव जी का सूचना प्राप्त हुई, तब से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और बीकापुर तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 27 तारीख को इकट्ठा भी होंगे, ज्ञापन देंगे और गौ माता को राष्ट्र माता, क्योंकि गौ माता सब कहते हैं, एक नहीं, हम बचपने से, मेरी माता जी भी गौ माता कहती थी, इसलिए मैं गौ माता को राष्ट्र माता, साथ साथ को जैसे और सबका आयोग बना है, गौ माता का आयोग बने, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा और ज्ञापन भी देंगे। और हर तहसील में गुरुदेव जी का आदेश है कि इसमें किसी का नाम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हर तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होंगे, मिस कॉल करेंगे, जुड़ेंगे और 27 अप्रैल को संख्या का पता चल जाएगा कितने लोग संपर्क में जुड़े हैं। अभी तो जुड़ ही रहे हैं लगातार। पूरे देश में चर्चित कानपुर के अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में लंबे समय से फरार चल रहा 25,000 रुपए का इनामी आरोपी डॉक्टर अली ने आखिरकार कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। डॉक्टर अली, जो दिल्ली के उत्तम नगर का निवासी बताया जा रहा है, पिछले कई महीनों से पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस की लगातार दाबिश और तलाश के बावजूद वह हर बार चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन अचानक घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया जब डॉक्टर अली ने कानपुर कोर्ट में खुद सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अब माना जा रहा है कि इस अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में कई बड़े नाम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं, जिनका राज फिलहाल डॉक्टर अली के साथ ही बंद है। मुदस्सिर अली सिद्दीकी को समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि वो किडनी कांड के मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। हमारे द्वारा माननीय न्यायालय एसीजेएम 6 में 13 तारीख दिन सोमवार को एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया बाबत वांछित आख्या, जिसमें आज की तारीख 16 अप्रैल नियत थी। आज द्वारा थाना पैरोकार के ये ज्ञात हुआ कि अभी तक दरोगा जी द्वारा कोई भी रिपोर्ट इस मामले में प्रेषित नहीं की गई माननीय न्यायालय में। अब हम स्वतः इस चीज का संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से ये दरखास्त कर रहे हैं कि हमको न्यायिक परीक्षा में लिए जाते हेतु उचित कानूनी कार्रवाई की। कानपुर में हुए बहुचर्चित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में एक नया मोड़ आया है। उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला अली, जो कि लंबे समय से पुलिस के मुताबिक फरार चल रहा था, जिसका नाम विवेचना में भी शामिल किया गया था और पुलिस इसकी तलाश में काफी लंबे समय से लगी हुई थी और ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था। ये पुलिस को चकमा देते हुए आज इसने कानपुर कोर्ट के एसीजेएम 6 में खुद को सरेंडर किया है। अभी फिलहाल इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हो सकता है कि आगे कानपुर की कमिश्नरेट जो पुलिस है वो पूछताछ के लिए अली की रिमांड ले सकती है। देखना यह है कि अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो पुलिस इसमें आखिर क्या कुछ खुलासे करती है। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। बस्ती में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए रात से ही लाइन में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पूरी रात खुली आसमान में जाकर गैस सिलेंडर आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप है कि बस्ती जिले के हरैया के शांति इंडियन गैस एजेंसी पर सिलेंडर किल्लत के नाम पर खुली लूट मची हुई है। शांति इंडियन गैस एजेंसी पर होम डिलीवरी सेवा बंद होने से ग्राहकों को दिक्कत हो रही है। आरोप है कि प्रति सिलेंडर 1500 से 2500 रुपए तक अवैध वसूली किया जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले ग्राहक हफ्तों से सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। एजेंसियों पर बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को गैस नहीं, सिर्फ बहाने दिए जा रहे हैं। गंभीर आरोप है कि ऑनलाइन बुकिंग को जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया है। कालाबाजारी के जरिए मनमाने दामों पर सिलेंडर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बलभरिया से। क्या करने के लिए आए? गैस सिलेंडर। अच्छा, कब आए हैं? 2 बजे। कब? 2 बजे? क्या रात में 2 बजे? तो रात में यहाँ पे कब तक जब आए हैं तो कितनी पब्लिक थी? 30-35। और कब तक सिलेंडर मिलेगा आपको? कहीं मालिक 10 बजे तक आएगी। 10? अच्छा, 11 बजे तो नहीं। और
कितना दूर है आपका घर यहाँ से? 10 किलोमीटर। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह में एक मासूम बच्चे को सिर्फ रसगुल्ला खाने की वजह से जलते तंदूर में फेंक देने का आरोप है। जलने की वजह से बच्चा गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसको इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बता दें कि छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाई गांव में एक विवाह समारोह के दौरान दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यह महज एक रसगुल्ले के विवाद में कैटरिंग ठेकेदार ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 11 वर्षीय बालक को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। आग की लपटों से बच्चा चेहरे से लेकर कमर तक पूरी तरह झुलस गया। उसे मेडिकल गंभीर अवस्था में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। जानकारी के अनुसार गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के दुर्जनपुर गांव का निवासी 11 वर्षीय चमन अपनी मां के निधन के बाद से ही बस्ती के बागानाला स्थित अपने ननिहाल में रह रहा था। वह अपनी नानी के साथ मलौली गोसाओं गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था। शादी में खुशी का माहौल था और चमन खेल कूद रहा था। इसी दौरान वह भोजन स्थल पर गया और वहां रखे रसगुल्ले निकाल कर खाने लगा। आरोप है कि बार बार रसगुल्ला निकालने पर वहां मौजूद कैटरिंग ठेकेदार अपना आपा खो बैठा। उसने पहले बच्चे को पकड़कर डराया और फिर उसे उठाकर जलते हुए तंदूर के ऊपर बिठा दिया। इसी बीच अनियंत्रित होकर बच्चा सीधे तंदूर के भीतर जा गिरा। तंदूर से बच्चे की चीखें सुनकर शादी समारोह में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में परिजनों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक मासूम का शरीर पूरी तरह झुलस चुका था। उसे तत्काल अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी ठेकेदार मौके से फरार हो गया। पीड़ित बच्चे के मामा देवीदीन निषाद ने आरोपी तंदूर कारीगर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। सीओ स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि दुर्घटना में एक बच्चा आग में जल गया है, जिस मामले में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। थाना छावनी पे एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें देवी प्रसाद का कहना है कि उनका भांजा अमर, जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष है, वह अपनी नानी के घर एक शादी समारोह में गया था। खेलते वक्त वह तंदूर के पास चला गया, जहां पे खाना बनाया जा रहा था, और दुर्घटनावश जल गया है। तहरीर प्राप्त होते ही इसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है अज्ञात के विरुद्ध। बच्चे को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अभी बच्चे की स्थिति सामान्य है। आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। घटना की जाँच कर घटना के कारणों के सही तथ्यों को प्रकाश में लाकर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले के कस्बा सुमेरपुर के एक मोहल्ले में गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सरकारी कोटे से राशन लेकर लौट रही 12 वर्षीय किशोरी को उसी का चचेरा भाई अपने एक साथी के साथ बाइक पर बैठाकर धर्मेश्वर बाबा मोहल्ला स्थित घर ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। दूसरे दिन तड़के बच्ची घर लौटी तो बदहवास थी। ठीक से होश में आने के बाद परिजन 15 अप्रैल को थाने पहुंचे, जहां दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर गैंगरेप और पॉस्को की धारा में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मेरी लड़की कोटा गई थी बाबूजी, उन्होंने उठा लिया 2 लड़कों ने और ले गए जी GIC कहती। हम लोग ईटा गारा करते हैं और क्या बोलते क्या किया उसके साथ? उसके साथ गलत काम किया दोनों लोगों ने। हाँ। कितनी उम्र है बच्ची की? 12 साल। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। 16 अप्रैल को बर्रा बाईपास स्थित सिंह ढाबा के सामने मोहित निषाद के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर मारपीट कर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 5,000 रुपए नकद लूट लिए थे। इस घटना के संबंध में पीड़ित के भाई रोहित की तहरीर पर थाना बर्रा में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 17 अप्रैल 2026 को रात करीब 1:45 पर फतेहपुर चौराहा पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुन्ना खान निवासी परमपुरवा थाना जूही के रूप में हुई है। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार मौके पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है और कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। जब बर्रा की टीमें चेकिंग कर रही थी तो 2 अज्ञात व्यक्ति उस रास्ते से गुजरते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उसी कड़ी में उन व्यक्तियों द्वारा
बर्रा पुलिस पर फायरिंग की गई। बर्रा पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उस व्यक्ति को जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मुन्ना, जो कि परमपुरवा का रहने वाला है। यूपी के कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा हाई इंटेंसिटी बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में हुए इस अभ्यास में दंगा नियंत्रण की तैयारियों को परखा गया और पुलिस बल को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कौशाम्बी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित इस हाई इंटेंसिटी बलवा ड्रिल में पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का व्यवहारिक अभ्यास किया। इस दौरान पुलिस टीमों को आधुनिक दंगा नियंत्रण उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें आंसू गैस, रबर बुलेट और एंटी रॉयट तकनीकों का प्रयोग शामिल रहा। ड्रिल के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, उपद्रवियों को चिन्हित करने और हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की रणनीतियों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही किसी भी संभावित घटना में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी अभ्यास किया गया। इसके अलावा पूरे अभ्यास के दौरान ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कर सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को परखा गया। रियल टाइम मॉनिटरिंग की क्षमता को मजबूत किया गया। कौशाम्बी पुलिस का यह अभ्यास दर्शाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। गाजीपुर के शहर कोतवाली इलाके में वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह लगभग 5:30 बजे एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। करीमाबाद के रहने वाले साइकिल सवार ईशू नट शेखपुर गांव के पास हाईवे पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक वाहन सहित फरार हो गया। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जो सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक यानी करीब 3 घंटे 30 मिनट तक जारी रहा। इसी दौरान वाराणसी गोरखपुर और बलिया गाजीपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे एम्बुलेंस, स्कूली बसें और अन्य वाहन लंबी कतारों में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। पुलिस जब वो शव को हटाने लगी तो भीड़ आक्रोशित हो गई और विरोध शुरू कर दिया। शहर कोतवाल महेंद्र सिंह और महाराजगंज चौकी प्रभारी युगल किशोर राय ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण बड़े अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरने में शामिल रहीं और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें सदर एसडीएम रवीश गुप्ता भी शामिल थे, मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन शांत हुए और जाम समाप्त कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। मामला ये है कि साहब चाय पिए सवेरे आओ तो ना अपने साइकिल से ना आऊ धक्का मार के भाग गए और जब टैक्स वाला ना संगे संगे दौड़ौले हमार भासुर हमार भाई साहब ईशू नाम है। कहाँ कराने वाले थे? दिलिया डहिया साहब, करीमाबाद। उम्र क्या था? उम्र उनका हो 60-70 हो। हाँ 60 है। एक्सीडेंट हुआ है क्या? कोई देखा है क्या? हाँ हम देख ले। हाँ हम देख ले। हम वो सब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम युवक हिंदू धर्म में शामिल हो गया। उसका नाम फैज खान से बदलकर सोनू चौहान रखा गया है। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने इसे घर वापसी का नाम देते हुए हिंदू बने युवक का गंगा जल से शुद्धिकरण किया और पूजा अर्चना करवाई। हिंदू बने युवक का कहना है कि वह पिछले कई सालों से हिंदू धर्म में अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है। जल्दी युवक के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो सकते हैं। शहर के कालीवाड़ी मंदिर में फैज खान का शुद्धिकरण उनके नाम सोनू चौहान रख दिया गया। हिंदू संगठन का मानना है कि इससे पूर्व में भी यह लोग हिंदू थे, लेकिन मुगल काल में धर्म परिवर्तन कर इन्हें मुस्लिम बना दिया गया। घर वापसी का नाम देते हुए हिंदू संगठन ने फैज का शुद्धिकरण करके उन्हें हिंदू धर्म में शामिल किया लिया। इस दौरान हिंदू बने सोनू सिंह चौहान ने हवन में आहुति भी डाली और देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। सोनू चौहान का कहना है कि वह पिछले कई सालों से अपनी आस्था हिंदू धर्म में रख रहा है। हिंदू संगठन से मिलने के बाद उसने हिंदू धर्म में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की। हिंदू संगठन के पदाधिकारी राजेश अवस्थी का कहना है कि उसके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी जल्द ही घर वापसी करके हिंदू धर्म में शामिल हो जाएंगे।
जी, मैं बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं पहले से ही सारी चीज़ें मानता था। सनातन धर्म के प्रति काफ़ी मेरी आस्था रही है शुरू से, सन 2000 या 2001 से समथिंग, और काफ़ी रुचि रही है मेरा अध्यात्म से। एक अंदरूनी एक नाता रहा है एक आत्मा से मेरी, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैं शिव जी का भक्त हूँ और कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये मेरी अपनी आत्मा से, मैंने अपनी स्वेच्छा से ही सनातन धर्म को आज पूर्ण रूप से जो है परिवार में कितने लोग हैं और कोई विरोध नहीं किया गया? नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है परिवार में। सभी शिक्षित हैं हमारे यहाँ और सब अपने अपने रोजगार से हैं, और लगभग सबके विवाह भी हो गए हैं। माता जी हैं, वो भी शिक्षिका रह चुकी हैं पूर्व में, और मैं भी शिक्षक पद पर जो हूँ। कानपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी और हाईटेक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। थाना सचेंडी क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व एडीसीपी क्राइम सुमित एस रामटेके और आईपीएस सुमेध एवं एम जाधव ने किया। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके की निगरानी की गई। संकरी गलियों और छतों पर हो रही संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर पुलिस ने सटीक लोकेशन चिन्हित की और एक साथ दबिश दी। मथुरा जनपद के थाना मांट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ यानी डोडा बरामद कर 2 तस्करों में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद डोडे की कीमत करीब 1,16,49,300 रुपए आंकी गई है। थाना मांट पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 95 पर चेकिंग के दौरान इस कैंटर को रोका। तलाशी लेने पर वाहन से 776.620 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ थाना मांट में एनडीपीसी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को थाना मार्ट पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए 2 सात्विक मादक पदार्थ के तस्करों शुभम सैनी, कुलदेव रिंकू जो पूर्व क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी यमुना एक्सप्रेसवे के 95 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास से की गई है। जो मादक पदार्थ के तस्कर थे, ये एक आयसर कैंटर से झारखंड से डोडा पाउडर लेके आ रहे थे, जिनको 95 किलोमीटर के माइलस्टोन से गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 35 बोरी में 776 किलो 620 ग्राम डोडा पाउडर बरामद किया गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।